नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। तो कंपनी लॉ बेसिक्स क्लास नंबर 5 आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम अपनी नींव को मजबूत करेंगे। नींव को मजबूत करने का मतलब क्या है कि हम डेफिनेशंस कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन क्लोज यानी सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि 95 जो डेफिनेशंस हैं उसमें से 20s में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो आज 20 के आगे हम चर्चा करेंगे, अपनी बात को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अब तक हम क्या कर चुके हैं, मैं अपने सामने स्क्रीन पर देख रहा हूं कि कुछ सेंटर्स में मुझे नए बच्चे नज़र आ रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब तक आपने जो मिस किया है इसका बैकअप क्लासेस आपको मिल जाएगा जल्दी ही। आप अपने अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए और वो सभी बैकअप क्लासेस, अब तक 4 जो क्लासेस हुई हैं वो आप देख लीजिए। अभी तक तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करवाया है, इसीलिए क्योंकि जब बैच स्टार्ट होता है तो 10 से 15 दिन लग जाते हैं बैच को अच्छे से, बच्चे स्टूडेंट्स आते रहते हैं। तो इन शुरू के 10-15 दिनों में मैं ज़्यादा कंटेंट डिलीवरी नहीं करता हूं जानबूझकर। और जैसे ही 10-15 दिन होंगे, बैचेस पूरे हो जाएंगे, तो आपको जो कंटेंट डिलीवरी है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो ऐसा सही भी है। अब आपके इस लेवल पर कंपनी लॉ पढ़ने का एक डिफरेंट अप्रोच होना चाहिए। जैसे ही आप CS एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपका प्रैक्टिकल लाइफ से आमना सामना होगा, यानी डायरेक्टर्स के सीधे संपर्क में आप आ जाएंगे। और एज फार एज दिस सब्जेक्ट इज कंसर्न, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आप ये चीज बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि आपको आपकी कंपनी लॉ की नॉलेज में कोई कमी है। आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको बिल्कुल आपके जो इमेज है वो कंपनी में डाउन हो जाएगी अगर आपको कंपनी लॉ की नॉलेज नहीं हुई। तो यहाँ पर जो मेरा पढ़ाने का अप्रोच ये है कि मैं कुछ इस तरह से पढ़ाऊँ आपको कि सेक्शंस आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएं। सेक्शंस याद करना एफर्टलेस काम हो जाए, सेक्शंस को याद करने की ज़्यादा जद्दोजहद ना करनी पड़े। तो अक्सर जब भी बच्चे आपके लेवल पर आते हैं तो मुझसे एक सवाल पूछते हैं, सर सेक्शंस भी याद करने होंगे? अब मेरे दिल पर क्या बीतती है मैं बता नहीं सकता। मैं ये सोचता हूँ कि ये बच्चा एक एग्ज़ाम पास करेगा और प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा, वहाँ पे NCLT में अपीयरेंस देगा, वहाँ पे आपको कुछ मिनट्स मिलेंगे अपने केस को रिप्रेजेंट करने में। आप NCLT के सामने खड़े होकर अपने केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ कुछ मिनट्स मिलेंगे आपको। और उन कुछ मिनट्स में अगर सेक्शंस वाइज सेक्शंस को कोट करते हुए बोलोगे तो आपकी बात में वजन आएगा। एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं कि अगर जज के सामने, अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने कोई भी है, अगर आप सेक्शन कोट करते हो तो वो आपका वो सारी चीजें सब दुनिया से ध्यान हटा के उसका ध्यान आपकी बात की तरफ होगा। तो इन सेक्शंस की इतनी वैल्यू है। आपके माइंड में नॉलेज भरी पड़ी है लेकिन आपको सेक्शंस की लिंक करना नहीं आता, सेक्शन को रेफर करना नहीं आता, सेक्शंस को आपस में इंटरप्रेटेट करना नहीं आता, और आप दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। कब तक दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे आप? कब तक मेरी क्लासेस आप अटेंड करेंगे? नहीं ना, एक लेवल तक करेंगे, उसके बियॉन्ड क्या? ये तो कोई स्टैटिक चीज नहीं है ना कि भाई एक बार लॉ बन गया तो वो बन गया। हर साल रूल्स चेंज होंगे, नए नए आएंगे। अभी तो कंपनीज एक्ट 2013 आते ही हजारों लोग तो प्रैक्टिस छोड़ गए। वो बोलते हैं कि कौन माइका लाल पढ़ेगा इन सबको दोबारा से। वो लोग थे जिनका फाउंडेशन मजबूत नहीं था। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया कि नॉलेज को बिल्ड करना और एक बिल्डिंग को बिल्ड करना, एक उनका प्रोसेस सिमिलर होता है। कुछ लोग नॉलेज को बिल्ड करते हुए सीधे छत डालते हैं, फिर दीवारें डालते हैं, फिर नींव डालते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ माइके लाल पहले अपनी नींव स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर दीवारें बनाते हैं, और फिर छत बनाते हैं, और फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते हैं। तो मैं चाहता हूं आप भी वैसे ही बने। तो सबसे पहले हम अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन क्लोज कर रहे हैं। सेक्शन 2 के 95 डेफिनेशंस मैं आपको करा रहा हूं और इसमें से 20 हम कर चुके हैं। ठीक है, तो
अपनी इस नींव को मजबूती से रखिए और मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। हर क्लास के साथ जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, घर बैठ के क्लासेस कर रहे हैं, वो इस बात को ध्यान रखिए कि हर क्लास के साथ आपको नोट्स अटैच मिलेंगे। आप वहां से उनके नोट्स प्रिंट ले लीजिए या वहां पे आप उनको अपने सिस्टम में देखना चाहें, सिस्टम में देख लीजिए। प्रिंट्स आपको किसका लेना है? प्रिंट्स आप सिलेक्टेड पेजेस का भी ले सकते हैं और प्रिंट्स आप सारे पेपर्स का भी ले सकते हैं। आप देखिए बेटा, आप मेरे से दूर बैठे हैं, लेकिन मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ एज इट इज नोट्स आपको मिलेंगे। तो आप क्लास में मेरे साथ लिखना चाहें, आप क्लास में मेरे को सिर्फ सुनना चाहें, तो वो आपके कंफर्ट जोन में आप जो भी चीज़ है वो आप उस पर डिपेंड कीजिए। और जहां डायग्राम मैं बनाता हूं तो कोशिश कीजिए, मेरे हाथ के बने हुए डायग्राम तो एज इट इज आपको मिल ही जाएंगे बाद में मेल में, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप भी मेरे साथ बनाइए और नहीं तो फिर ध्यान से मेरी बात को सुनिए। तो आज क्लास के शुरुआत करते हुए फर्स्ट हाफ में हम 5 सब सेक्शंस करेंगे और फिर 5 सब सेक्शंस हम सेकेंड हाफ में करेंगे। तो सबसे पहला डेफिनेशन, सेक्शन 2 सब सेक्शन 21, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी means company limited by guarantee means a company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount। देखो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एक्चुअली कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में यहाँ पे 99.9% इस लोग इस बात को गलत ही समझते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही तरह से सोचना और इंटरप्रिटेशन करना किस तरह से होगा। आपने बचपन में भी ये कंसेप्ट्स सुने होंगे, पढ़े होंगे, आप 12th क्लास से ये चीजें पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि सही तरीके से ये आप कैसे करेंगे। और ये सेम टॉपिक जब हम टाइप्स ऑफ कंपनीज करेंगे तो कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर हम करेंगे, तो ये चीजें डिटेल में भी वहां सीखेंगे। तो आइए फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको बता देता हूं। शाबाश। तो यहाँ पे हम समझ लीजिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन, है ना। क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब आपको पता है, हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण करना, यानी चीजों को किसी बेस पे बांटना। जैसे आप स्टूडेंट्स को आपके जेंडर बेस पे बांट दूं, लड़के और लड़कियां, ठीक है, मेल्स फीमेल्स। जैसे मार्क्स के बेस बना के मैं आपके मार्क्स को बेस बना के मैं आपका क्लासिफिकेशन कर दूं, मैं प्लेस ऑफ रेजिडेंस के हिसाब से आपका क्लासिफिकेशन कर दूं। तो समझ गए ना, क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन वर्ड को समझ गए। तो क्लासिफिकेशन किसी एक बेस पे होता है। क्लासिफिकेशन किस पे होता है? क्लासिफिकेशन किसी एक बेस पे होता है। तो क्लासिफिकेशन यानी क्या? वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो इस बेस पर आप कंपनी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक बात बताऊंगा, एक मिसकंसेप्शन दूर करूंगा, आपके माइंड को क्लियर करूंगा। क्लैरिटी होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी एक धूल का कण नहीं होना चाहिए आपके नॉलेज के अंदर जहां तक कंपनी लॉ का सवाल है। नंबर 1, लायबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो नंबर फर्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी। तो आइए हम ध्यान से इस बात को सुनेंगे और समझेंगे। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स,
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। तो एक्चुअली यहां पर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि डेफिनेशन की हेडिंग सुनते ही यहां पे जब आपने सब सेक्शन 21 की डेफिनेशन की शुरुआत करी तो आपने यहां क्या देखा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एक्चुअली कंपनी की लायबिलिटी तो सुन लीजिए बात ध्यान से, एक्चुअली कंपनी अगर एक सेपरेट पर्सन है तो क्या कंपनी की लायबिलिटी की बात नहीं हो रही है, कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी की बात हो रही है। समझ में आई बात क्या नहीं आई? बस ये डाउट है जो बच्चे के मन में रहता है। तो जब भी आपने इन तीनों कंसेप्ट्स का सामना करना है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी हैविंग अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, तो आप इन तीनों टर्म्स का जब सामना करेंगे तो आपने क्या सोचना है कि ये कंपनी की लायबिलिटी की बात नहीं हो रही है, ये कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी की बात हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 21, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय मेमोरेंडम। देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी हम कहते हैं, यानी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करते वक्त इस डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करना जरूरी होता है, तो उसमें एक लायबिलिटी क्लोज होता है। उसमें डिफरेंट क्लोजेज होते हैं, आप जानते हैं, नेम क्लोज होता है, ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, सिचुएशन क्लोज होता है, कैपिटल क्लोज होता है, ऐसे ही एक लायबिलिटी क्लोज होता है। तो आप जिस भी कंपनी में, तो आप कंपनी के साथ एक डील कर रहे हैं, तो जब आप कंपनी के साथ डील कर रहे हैं और आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कोई पर्सन इस कंपनी के पीछे है और उसकी जवाबदेही क्या है, पर्पस सुन लीजिए, इसका पर्पस क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लायबिलिटी क्लोज का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बैंक में जॉब करते हैं और आप बैंक के लिए एक लोन मैनेजर हैं, ठीक है, और मैं बैंक के पास जाता हूं एक लोन के लिए। मैं कहता हूं बैंक को, भाई आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, आई एम द मेजर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एज वेल, एंड आई सीक लोन फॉर माई कंपनी, राइट। तो मैंने कंपनी के लिए लोन के लिए अप्लाई किया, ठीक है, जिसमें आपने मेरी जो क्रेडेंशियल्स हैं, मेरी जो क्रेडिट रेटिंग है एज ए पर्सन, वो आपने चेक करी, और फिर आपने कंपनी की क्रेडिबिलिटीज क्रेडेंशियल्स चेक किए। अब आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी इसमें क्या जवाबदेही है, ठीक है। मान लीजिए ये तीनों बातें मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं तो और मजा आएगा फिर सुनने में, ठीक है। मान लीजिए कंपनी का एक शेयर है 100 रुपए का, ठीक है। अगर लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ठीक है, अगर लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है और पेड अप वैल्यू, यहां पे लिखता हूं पेड अप वैल्यू 100 रुपए है, पेड अप वैल्यू 100 रुपए है, तो मेंबर्स की जवाबदेही 0 है। ये बात आपको बाद में भी हम समझाएंगे। अगर पेड अप वैल्यू, शाबाश, ये किस केस में बात कर रहे हैं कि कंपनी की लायबिलिटी जो है, कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, ठीक है। तो आप ध्यान से बात को सुनेंगे। और अगर 100 रुपए का एक शेयर है और पेड अप वैल्यू 0 है, तो मेंबर्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? अभी 100 कंट्रीब्यूट करेंगे। और पेड अप वैल्यू 50 रुपए है, 100 रुपीज है, और पेड अप वैल्यू 50 रुपीज है, तो मेंबर्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 50 रुपीज कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आपने ये चीजें ध्यान से सुननी है और समझनी है। अब लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी का केस क्या होगा, ठीक है।
तो इसमें आप देखिए जो शेयर की वैल्यू है वो है 100 रुपीज और अमाउंट ऑफ गारंटी है 100 रुपीज, ठीक है। और पेड अप वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज को समझेंगे। मान लीजिए पेड अप वैल्यू 100 रुपीज है, तो मेंबर कंट्रीब्यूट कितना करेंगे, यहां पे 100 कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पे ये देखिए, यहां पे और ऊपर वाले केस में आप डिफरेंशिएट कीजिए कि जब यहां पर वैल्यू 100 रुपीज थी, पेड अप थी, फर्स्ट केस को देखिए, यहां पर आप यहां इस फर्स्ट केस को देखिए कि जब पेड अप वैल्यू 100 थी, जब पेड अप वैल्यू 100 थी, तो मेंबर्स की जवाबदेही कितनी थी, 0 थी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और 100 रुपए की कंपनी के का शेयर की वैल्यू है और 100 रुपए की मेंबर की गारंटी है, इसका मतलब यह है कि मेंबर ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो 100 रुपए और लाके देगा। इसका मतलब यह है कि कंपनी लोन लेगी और कंपनी लोन देने में लोन वापस करने में कंपनी को दिक्कत आएगी, तो 100 रुपए पर शेयर मैं आपको लाकर दूंगा। दिस इज द गारंटी गिवन बाय शेयर होल्डर टू द आउटसाइडर, टू द थर्ड पार्टी। जो 100 रुपए का वैल्यू है, 100 रुपए वंस द शेयर इज फुल्ली पेड अप, यानी एज फार एज वैल्यू ऑफ शेयर इज कंसर्न, तो मेंबर्स को कंट्रीब्यूट तो 0 करना है यहां पर। लेकिन चूंकि उसने 100 रुपए गारंटी दी है, इसीलिए 100 रुपए उसको और देने पड़ेंगे। शाबाश। तो यहां पर बैंकर का जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जहां पर, शाबाश, जहां पर कंपनी नई नई कंपनीज है और अच्छे लोग उन कंपनीज के पीछे हैं, कंपनीज नहीं है लेकिन दमदार लोग उनके पीछे हैं, तो वो पर्सनल गारंटी से देके कंपनी के लिए फाइनेंस का इंतजाम कर सकते हैं। ये आपने इस सेक्शन को सीखना है, इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब स्पेसिफिक चैप्टर शुरू होगा इसका। तो अभी तो हम अपनी नींव मजबूत कर रहे हैं, यहाँ कुछ बातें सीख रहे हैं इनिशियली। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो इस कंसेप्ट में सेक्शन 2 सब सेक्शन 21, आपको पता है कि जो सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है तो मैं उस पर स्टार लगाता हूं। तो इस पे मैं 3 स्टार इसको दे रहा हूं, इस 3 स्टार मैं इसको दे रहा हूं। तो आपने याद रखना है कि जहां पे मैंने स्टार असाइन किए हैं वो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहीं मैं 3 स्टार देता हूं, कहीं मैं 5 स्टार देता हूं, कहीं मैं 7 स्टार देता हूं, कहीं मैं सिंगल स्टार देता हूं और कहीं मैं नहीं देता। तो जितने स्टार होंगे उतनी उस सेक्शन की एग्जाम में रिलेवेंस होगी। और 7 स्टार मैं वहां पर देता हूं जो प्रैक्टिकल लाइफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, तो वहां मैं 7 स्टार देता हूं। वैसे इसका एक एक इंच, एक एक कोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मींस अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहां पे मेंबर्स के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो मेंबर अपनी कंसेंट से अपनी लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी करते हैं, तो उन पे ये चीज हम थोप नहीं सकते। उनको पता होता है कि जब वो कंपनी के मेंबर बनते हैं तो कंपनी के मेंबर में वो कंपनी का, मैं कंपनी का मेंबर बनने जा रहा हूं। तो ऑब्वियसली जब भी आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मैंने पहला बेसिक रूल बताया कि उस कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ते हैं। तो जब मैंने कंपनी का मेंबरशिप अप्लाई किया होगा या कंपनी में मैंने शेयर्स अप्लाई किए होंगे, तो ये बात मेरे पे ये अंडरस्टूड है, अथॉरिटीज को, लॉ को, सेबी को, सबको ये बात, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस एजेंसीज को ये बात पता है कि ये मेरे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैंने अपने लेवल पर सारी इंक्वायरी की होंगी। तो वहां पर मैंने क्या पढ़ा, मैंने जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैंने पढ़ा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लायबिलिटी क्लोज में ये लिखा हुआ था कि शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय गारंटी। तो उस वक्त मेरे को ध्यान रखना चाहिए था। तो वहां पे अगर मैंने उस चीज को मैंने नहीं पढ़ा तो वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाता है। तो मेमोरेंडम, एक सुन लीजिए बात, तो हम एक पेज पर अलग से हम क्वेश्चंस की लिस्ट बना रहे थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये बड़ा ही एंटीक क्वेश्चन है, ये बड़ा ही एंटीक क्वेश्चन है। तो एक हम
मैंने आप सब बच्चों को जैसे सलाह दी थी, जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। यानी आप अपना जो रजिस्टर बना रहे हैं उस रजिस्टर के पीछे 15 से 20 पेजेस या ज़्यादा 25-30 पेजेस छोड़ दीजिए। वहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शंस करेंगे। तो आपने अपनी तैयारी का आकलन कैसे करना है? अपनी तैयारी का आकलन आपने ऐसे करना है, दिस दैट विल बी द इंडिकेटर ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर द फाइनल रिजल्ट, कि आपकी तैयारी कैसे है। उस लिस्ट में जितने क्वेश्चंस आप कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो अगर ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर सकते तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। और मैं आपको बता देता हूं कि 50, 60, 70% पेपर इसी लिस्ट में से होगा। कोई माइका लाल चैलेंज नहीं कर सकता। तो देखो, मैं इतना कॉन्फिडेंस एंजॉय करता हूं, तो इसीलिए आप भी इस लिस्ट को रिलीजियसली प्रिपेयर कीजिए मेरे साथ। तो क्वेश्चन क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द कंस्ट्रक्टिव नोटिस to the persons dealing with the company, to the persons dealing with the company। तो आप बात ध्यान से सुनिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस और एक्चुअल नोटिस में मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूं। ये क्वेश्चन आप अपनी उस लिस्ट में डाल लीजिए, और आप यहाँ पर उस क्वेश्चन के नीचे ही, या तो फिर, क्योंकि आपको और क्वेश्चन के नीचे करेंगे तो जब उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ये वाली चीज भी पढ़ने को मिलेगी। तो यहां पर मैं आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस बता रहा हूं कि नोटिस का मतलब आप जानते हैं ना बेटा। नोटिस मतलब एक्सप्रेस भी हो सकता है एंड इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड मतलब अंडरस्टूड फ्रॉम द कंडक्ट। एक्सप्रेस का मतलब शब्दों में नोटिस देना। आपने किसी को व्हाट्सएप किया, आपने किसी को मैसेज किया, आपने किसी को मेल किया, आपने किसी के घर मिलने के लिए गए और उसे एक मैसेज कन्वे किया, दैट वुड बी एक्सप्रेस नोटिस। यानी कम्युनिकेशन इन वर्ड्स। एक्सप्रेस का मतलब क्या है बेटा? कम्युनिकेशन इन वर्ड्स। communication in words, in whatever mode, whether in physical mode, orally, written, electronic mode, right? आजकल तो कम्युनिकेशन बड़ा फास्ट है, यूं करके आप कम्युनिकेट करते हो। व्हाट्सएप ने हमारे कम्युनिकेट करने का तरीके में क्रांति ला दी है, क्रांति। यहां पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि जहां पे आप, मतलब जब मोबाइल फोन आया तो उसने हमारी स्पीड को कई हजार गुना बढ़ा दिया, और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स जब आए तो उन्होंने और 1000 गुना हमारी स्पीड को बढ़ा दिया। तो एक्सप्रेस नोटिस। इंप्लाइड मतलब अंडरस्टूड from the conduct of the parties, or from the circumstances of the case, from the conduct of the parties or from the circumstances of the case। circumstances of the case। शाबाश, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए बेटा। मैं अपनी जिंदगी की 15-20 साल की रिसर्च आपके ऊपर उड़ेल दूंगा। आपके अंदर सीखने का दम होना चाहिए। किसी भी कोमा को मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी भी पॉइंट को हम छोड़ेंगे नहीं। एक एक कोमा, एक एक पॉइंट को समेटते हुए चलेंगे। और यहां पे आपके एंड पे क्या चाहिए? परसिस्टेंस चाहिए। परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यूटी चाहिए, ठीक है। जो भी आप टाइम फिक्स करें अपनी पढ़ाई के लिए, जो भी आप आवर्स फिक्स करें, बस वो फिर देने हैं कंपनी लोग को अपने।
दुनिया इधर से उधर हो जाए, सूरज पश्चिम से उदय होना शुरू हो जाए, सूरज अपनी चाल बदल ले, पृथ्वी अपनी चाल बदल ले, ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ का डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि आप रॉक सॉलिड होने चाहिए अपनी कमिटमेंट के ऊपर। जो कमिटमेंट कर दिया कर दिया, जो आपने प्रायोरिटी फिक्स कर दी इस सब्जेक्ट के लिए, आपने अपनी प्रायोरिटी फिक्स करी कि लाइफ में अभी आपके लिए क्या जरूरी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में क्या जरूरी है, मेरी लाइफ में मेरी फैमिली सबसे ऊपर है, मेरा जिम उसके बाद है, और नंबर तीसरी चीज मेरे स्टूडेंट्स उसके बाद है। तो जो मैंने ये थर्ड प्रायोरिटी अपने स्टूडेंट्स को दे दी, ठीक है, पहले मेरी फैमिली है, फिर मेरा जिम है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और फिर मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे ही प्रायोरिटीज होंगी, पहले आपकी गर्लफ्रेंड होएगी, फिर आपकी पढ़ाई होएगी, फिर आपका कोई और सब्जेक्ट होगा। तो इस सब्जेक्ट का नंबर जहां आए और जो कमिटमेंट आप कर दें, फिर आप किसी और की नहीं सुनेंगे, फिर आप ना किसी की सुनेंगे, ना ऊपर वाले की सुनेंगे, ना नीचे वाले की सुनेंगे, ना आजू वाले की, ना बाजू वाले की। जो कमिटमेंट है सो है, तब जाके आपकी मास्टरी आएगी और तब जाके आपके पास एक्सपर्टीज नॉलेज आएगी। तो नोटिस की बात कर रहे थे, नोटिस कुड बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, एक्सप्रेस नोटिस, इम्प्लाइड नोटिस। एक्सप्रेस मतलब कम्युनिकेशन इन वर्ड्स अंडरस्टूड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। अगर मैंने किसी कंपनी में शेयर सप्लाई किया है तो ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। एमओए एओए आर द कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मतलब क्या है इस बात का, मतलब ये है कि अगर मैं किसी कंपनी में शेयर अप्लाई कर रहा हूं तो ये मान लिया जाएगा कि मैं कंपनी के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़कर आया हूं, चाहे वो एक्चुअली मैंने नहीं पढ़े, चाहे एक्चुअली मैंने नहीं डिमांड किए या एक्चुअली मैंने नहीं देखे, लेकिन ये मान लिया जाएगा, ठीक है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होगी, लायबिलिटी क्लोज। तो वहां पे मुझे पता चल जाएगा अगर मैंने किसी कंपनी में शेयर मेंबरशिप अज्यूम की है, मेंबरशिप लेने की कोशिश की है, तो यहां पे इसीलिए वर्ड यूज किया मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक। अंडरटेक मतलब उठाते हैं, अंडरटेकर सुना ना, अंडरटेकर कैसे करता था, नीचे से उठा के पटक के मारता था। तो ऐसे ही आपने लायबिलिटी को उठा लिया है, अंडरटेक कर लिया है, पंगा ले लिया है, ठीक है, पंगा ले लिया है। तो मेरे एक दोस्त का मेरा एक दोस्त है, बहुत प्यारा दोस्त, वैष्णो देवी घूमने के लिए गया, तो वहां पे उसका छोटा सा बेबी 2-2.5 साल का, तो उसने कि कपिल शर्मा का शो सुन लिया और वहां उसने पंगा वर्ड सुन लिया, पंगा। तो जब वो बच्चा वो बहुत हेल्थी था, तो ऊपर चढ़ना में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो उसने कहा बेटा आप अपने आप चलो। तो वो बेटा ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे भागने लगा। वो कहता है पंगा, कि तुमने तो ये पंगा ले लिया, ऊपर चढ़ रहे हो, चढ़ाई कर रहे हो। भाई बच्चे को क्या पता हमारी आस्था का, हमारी श्रद्धा का, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं। बोले कि भक्ति भाई तुम करो, तुमने तो पंगा ले लिया। वो कहता है कि हमें इतनी हंसी आई इस बात के ऊपर कि वो पंगा वर्ड है ना, पंगा, आपने खुद पंगा लिया ना, ये आपने अपनी लायबिलिटी को बढ़ा लिया, पंगा खुद ले लिया। तो members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up। इसका मतलब है अगर मेंबर्स ने, सुन लीजिए ध्यान से, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, अगर मेंबर्स ने अपनी लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी अज्यूम की है तो मेंबर्स को एसेट्स की तरफ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इस लाइन का मतलब समझाऊंगा बेटा। undertake to contribute to the assets of the company in the events of being wound up, यानी कंपनी जब बंद होगी तो क्या होगा, कंपनी जब बंद होगी तो कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी। एक टिपिकल बैलेंस शीट क्या होती है, यहां पे होते हैं एसेट्स और यहां होती है कैपिटल और यहां होती है लायबिलिटी, ठीक है। तो पहले आउटसाइडर को पे किया जाता है, फिर शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, कहां से, एसेट्स से। लेकिन जब कंट्रीब्यूट करने लगे तो एसेट्स जो बैलेंस शीट जो थी उसमें जो टोटल एसेट्स की वैल्यू निकल के आ रही थी वो थी 200 रुपए, ठीक है, और लायबिलिटी जो थी आउटसाइड लायबिलिटी की वैल्यू थी 250 रुपए, ठीक है। तो एसेट्स क्या हो रहे हैं, एसेट्स की वैल्यूएशन कम आ रही है, यानी 50 रुपए देने पड़ेंगे, 50 रुपीज देने पड़ेंगे। कौन देगा 50 रुपीज, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स होती तो उनको नहीं देना पड़ता, ये 50 रुपीज लॉस होता किनको, शेयर होल्डर्स को,
क्योंकि कंपनीज की लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है, इसका मतलब यह है कि मेंबर्स को वाइंडिंग अप के टाइम पर ये 50 रुपए देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि कंपनी का मेंबर बनते वक्त उन्होंने अपनी लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी अज्यूम की थी, इसीलिए अब उन्हें वाइंडिंग अप के टाइम पर देने ही होंगे। तो अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय द शेयर होल्डर कुड नॉट बी इन्वोक्ड as far as the company is going concern। दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। कानों से तो पूरा देश सुनता है, स्टूडेंट्स दिल से सुनते हैं। स्टूडेंट्स कहां से सुनते हैं बेटा? दिल से सुनते हैं। सुन लो, अमाउंट ऑफ गारंटी, सुन लीजिए ध्यान से, लिखना चाहें तो बाद में लिख लीजिए। इस लेक्चर को, इस लाइन को दोबारा से एक बार रिवर्स करके भी सुनना, जो बच्चे के पास रिकॉर्डिंग फैसिलिटी, जो रिकॉर्डिंग्स लेक्चर देखेंगे और अपने घर बैठ के जो लेक्चर्स देख रहे हैं, वो थोड़ा सा पीछे करके भी इस बात को सुनना। अमाउंट ऑफ लायबिलिटी गिवन बाय द, अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, मेरे साथ साथ बोलो, अमाउंट ऑफ लायबिलिटी गिवन बाय द शेयर होल्डर्स एज गारंटी टू द रिस्पेक्टिव शेयर्स कुड नॉट बी इन्वोक्ड, मेरे साथ बोलो, कुड नॉट बी इन्वोक्ड एज फार एज द कंपनी इज गोइंग कंसर्न। ये अमाउंट केवल वाइंडिंग अप के टाइम पर ही बुलाया जा सकता है। आप मुझसे पूछो सर आपको कैसे पता? भाई सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 की लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन करके देख लो, साफ साफ लिखा है लास्ट लाइन के अंदर। आओ लास्ट टाइम इस डेफिनेशन को पढ़ रहा हूं आपके लिए। Limited company limited by guarantee means a company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. Shabash. Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.